Good afternoon, students. My name is Sagar Singh. I am an assistant professor in the Axis Institute of Pharmacy. Today, I shall discuss the syllabus of B.Pharm third year 6th semester pharmacology. हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं B.Pharm थर्ड ईयर की फार्माकोलॉजी में, जो इस समय जो स्टूडेंट 6 सेमेस्टर्स में हैं, वो बच्चे क्या क्या चीजें पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में, आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेंट हम डिस्कस करेंगे कि हमारा क्या क्या सिलेबस में कंटेंट है। सब्जेक्ट कोड, जैसे आप सभी को अकॉर्डिंग टू सिलेबस मालूम होगा कि सब्जेक्ट कोड हमारा BP60T है। जनरली व्हाट इज फार्माकोलॉजी, ये डेफिनेशन आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में भी जो है रिवाइज कर चुके होंगे। अब आपकी थर्ड फार्माकोलॉजी चल रही है, तो ये डेफिनेशन आपको मालूम होगी। फार्माकोलॉजी बेसिकली है क्या? तो फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ केमिकल एजेंट्स बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक अफेक्ट अवर बायोलॉजिकल सिस्टम। फार्माकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है, एक मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, फार्मेसी की एक ऐसी ब्रांच है, जिसमें कि हम ये चीज देखते हैं कि हमारा केमिकल एजेंट्स और नेचुरल हो या वो सिंथेटिक हो। जैसे कि आपने फोर्थ सेमेस्टर में भी आपने पढ़ा होगा हमारे ड्रग के सोर्सेस। तो ड्रग के सोर्सेस हमारे जो है वो प्लांट सोर्स भी होते हैं, एनिमल सोर्स भी होते हैं, मिनरल सोर्स भी होते हैं। तो इन सबको हम लोग केमिकल फॉर्म में क्या कर लेते हैं, इवॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि आप एलोपैथी मेडिसिन कहते हो। अगर यही चीज हमारी प्लांट फॉर्म में रहती है तो इट इज कॉल्ड आयुर्वेदिक। तो हम लोग केमिकल एजेंट्स की स्टडी करते हैं कि वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, यानी कि हमारे बॉडी के सिस्टम में जो है वो क्या इफेक्ट देने वाले हैं। जैसे कि पैरासीटामोल, पैरासीटामोल हम लोग फीवर उतारने के लिए जो है खाते हैं, ये टैबलेट लेते हैं। तो ये टैबलेट बॉडी के अंदर जाकर कैसे अपना वर्क कर रही है, इस चीज को हम लोग फार्माकोलॉजी में डिटेल में स्टडी करते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है फार्माकोलॉजी पढ़ने का, ये भी आप सभी को मालूम होगा। हम लोग थेरापेटिक इफेक्ट और एडीआर जो है, ये हर एक केमिकल एजेंट का जो है ये देखते हैं कि कैसे जो है हमारा ड्रग जो है वो कौन सा एक्शन शो कर रहा है, कौन सा बॉडी में एक्शन शो कर रहा है, कुछ अच्छा एक्शन शो कर रहा है या फिर कुछ खराब एक्शन शो कर रहा है, जिसे कि हम साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट कहते हैं। और थेरापेटिक इफेक्ट, जैसे पैरासीटामोल ने क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिया, फीवर उतारने का काम किया इस टैबलेट ने, और इसका साइड इफेक्ट क्या है, नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, क्योंकि ये गैस्ट्रिक इरिटेशन को कॉज करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि हर एक एजेंट का, हर एक केमिकल एजेंट का हम लोग ये जान सकें कि उसका थेरापेटिक इफेक्ट क्या है, उसका साइड इफेक्ट क्या है। ये सारी चीजें जो हम लोग फार्माकोलॉजी में डिस्कस करते हैं, जैसा कि आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में भी, अपना फोर्थ फिफ्थ इन सब में भी पढ़ के आए हो। अब मैं आगे बात करूंगा कि हमें इस सेमेस्टर में कौन कौन से सिलेबस जो है वो कवर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो हमारे रिमेन रह गए थे वो हमें कंप्लीट करना है। तो जैसे कि पहला है फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसी ड्रग्स के बारे में जो है हमें पढ़ना है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर एक्ट करती हैं। ये हमारा यूनिट फर्स्ट में चैप्टर नंबर फर्स्ट है, एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स। सबसे पहली कैटेगरी हमारी आती है एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स। अस्थमा, अस्थमा मींस एक टाइप की एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक टाइप का एक ऐसा डिसीज है, आप इसे कह सकते हो, एक टाइप का ऐसा प्रॉब्लम है जो कि अगर होता है, हम कुछ इनहेल कर लें, कुछ फॉरेन पार्टिकल इनहेल कर लें, या फिर कोई ऐसी चीज हमारे अंदर जो है इनहेल हो जाए, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रोंकाई का जो पार्ट है, हमारा जो लंग्स का जो पार्ट है, वो लंग्स के पार्ट में क्या हो, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाए, हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाए। जैसे कि आप लोगों ने एचएपी में, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, लंग्स की जो है पूरी एनाटॉमी पढ़ी होगी। तो लंग्स की एनाटॉमी में जो एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई का जो पार्ट होता है, एल्वियोलाई के पार्ट से गैसेस का एक्सचेंज होता है। हमारे ब्लड से जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो एल्वियोलाई में जाती है, और एल्वियोलाई से हमारे फ्रेश जो ऑक्सीजन जो हम इनहेल किए होते हैं वो हमारा जो है ब्लड में मिक्सअप हो जाती है, और ब्लड में मिक्सअप होने के बाद जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक जो है पहुंचती है। तो अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ये जो एयरवेज होते हैं, एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है किसी वजह से। और वो ऑब्स्ट्रक्शन कैसे क्रिएट होगा, हमने कुछ ऐसा पॉलन ग्रेन्स हो गए, डस्ट पार्टिकल्स हो गए जो हमने इनहेल कर लिया, वो हमारे ट्रैकिया से होते हुए हमारे ब्रोंकाई के पार्ट में जाके ट्रैप हो जाता है,
और उस कंडीशन की वजह से, ट्रैप होने की कंडीशन की वजह से, अब हमारा ब्रेन जो है ऑटो इम्यून प्रोसेस के द्वारा उस चीज को एक्सपेल आउट करवाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमें खांसी आती है। हमारे ब्रेन में जो कफ सेंटर है हमारा, वो एक्टिवेट होता है, वो ट्रिगर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें खांसी आना शुरू हो जाती है। और खांसी आने शुरू हो जाती है तो ये एपिसोड में चलती रहती है। पर्टिकुलर दोबारा उस ट्रिगर के अंदर आते हैं तो वो दोबारा से हमें जो अटैक पड़ता है, इसका अटैक पड़ता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर तरीके से जो है खांसी आना शुरू हो जाती है। फिर खांसी की वजह से, इतना खांसने की वजह से इन्फ्लामेशन अकर होता है लंग्स में, और सॉफ्ट मसल की वहां पे इंजरी हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड अस्थमा। तो हमें ऐसी ड्रग्स के बारे में पढ़ना है जो अस्थमा को ट्रीट करें। तो ये हमारा पहला चैप्टर था। चैप्टर फर्स्ट में हमारी पहली कैटेगरी थी एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स। हमें ऐसी ड्रग्स के बारे में पढ़ना है जो अस्थमा को क्योर करें। तो बेसिकली इसमें हम लोग ब्रोंको डायलेटर्स हो गए हमारे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे जो ब्रोंकाई मसल्स को क्या करेंगे, डायलेट करेंगे, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में इजी हो जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी ड्रग यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी। COPD is chronic obstructive pulmonary diseases. It is similar to asthma, but it is not curable. अस्थमा के सिम्टम्स हम लोग क्योर कर सकते हैं और पेशेंट को ये भी बता सकते हैं कि आप इस ट्रिगर से दूर रहिए। जैसे किसी को एलर्जी है, वो उस जगह से दूर रहेगा तो अस्थमा ठीक हो सकता है। लेकिन COPD इट इज नॉट क्यूरेबल। क्यों क्यूरेबल नहीं है ये? क्योंकि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। अस्थमा में भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, लेकिन ये डिसीज ऐसी है, अगर हम इसमें धुएं के इन्वायरमेंट में रहे, पर्टिकुलर धुआं हमारे इन्वायरमेंट में रहा, तो उस वजह से क्या होगा, धीरे धीरे, क्रोनिक का मतलब है लॉन्ग टाइम से ये डिसीज जो है वो चलती चली आ रही है। तो लॉन्ग टाइम से चलते चलते धीरे धीरे करके ये आपके पूरे लंग्स में जितने भी एयरवेज हैं, रास्ते हैं हवा को ले जाने वाले, उन सब में क्या करेगी, ऑब्स्ट्रक्शन को क्रिएट कर देगी, जिसकी वजह से आपका सांस लेने में बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होने लग जाएगी। और सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होने लग जाएगी तो उसकी वजह से, वही मैंने अस्थमा में जैसे आपको बताया कि बॉडी को ये लगेगा कि कोई चीज ट्रैप हो गई है, उसकी वजह से कफ सेंटर हमारा एक्टिवेट होगा, आपको खांसी आना शुरू होगी, म्यूकस का फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा, और इन सारी कंडीशन को देखते हुए जो है सीओपीडी अकर होगी। और ड्रग्स जो इसमें हम लोग देते हैं वो एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स ही देते हैं, जो कि ब्रोंको डायलेटर्स होती हैं, जो हमारे ब्रोंकाई मसल्स को डायलेट करेंगी। ऐसी ड्रग्स जो है हम सीओपीडी को ट्रीट करने के लिए देते हैं। अगली कैटेगरी है हमारी एंटीटसिव्स। जैसे हम बात कर रहे थे एंटीटसिव्स के बारे में, तो मैंने अभी आपको डिटेल में समझा दिया है कि ये खांसी को रोकने वाले एजेंट्स हैं। हमारे कफ सेंटर को क्या कर देते हैं ये एजेंट, सप्रेस कर देते हैं। अगली कैटेगरी जो हमारी है वो है नेजल डीकंजेस्टेंट। ये भी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक आज के टाइम में बहुत बड़ा एक डिसऑर्डर है, जिसमें हम क्या होता है, हमारी नाक जो होती है, हमारी नॉस्ट्रिल जो होती है, जहां से हम एयर को इनहेल करते हैं, वो ब्लॉक हो जाती है। और ब्लॉक हो जाने की वजह से जो है हम सांस को जो है, पूरा हवा को जो है वो इनहेल नहीं कर पाते हैं, और इनहेल ना कर पाने की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी सांसें जो हैं वो बहुत तेज तेज चलने लग जाती हैं। तो ऐसे एजेंट्स जो हमारे नेजल के ब्लॉक को क्या करें, रिमूव करें, उसे हम नेजल डीकंजेस्टेंट पढ़ते हैं, डीकंजेस्टेंट्स कहते हैं, और ये भी आपको इसी कैटेगरी में पढ़ना है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम को जो होती हैं वो इनहांस कर देती हैं। ये कैटेगरी बेसिकली आपने सीएनएस स्टिमुलेंट में भी पढ़ी होगी, आपके 4th सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी के सिलेबस में। सीएनएस स्टिमुलेंट ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम एक्टिविटी जो है वो बहुत हमारी फास्ट हो जाती है। इसका एग्जांपल जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गई, कैफीन इसमें जो पाई जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा सीएनएस स्टिमुलेट हो जाता है और हम एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। ऐसे ही रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स हैं। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स का मतलब है ऐसे एजेंट्स जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इनहांस कर दें, सांस लेने की जो हमारी क्षमता है, कैपेबिलिटी है, उसको क्या कर दें, स्टिमुलेट कर दें। तो बेसिकली आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे एथलीट्स होते हैं जो किसी स्पोर्ट्स को खेलते टाइम जो है, पहले जो है उनमें टेस्ट होता है, डोपा टेस्ट होता है।
डॉक्सारापाम जो ड्रग होती है वो लोग बहुत सारे प्लेयर्स जो होते हैं वो ले लेते हैं ताकि जो है उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इन्हांस हो जाए, वो अच्छे से दौड़ पाए। तो ये वैसे कैटेगरी तो इलीगल है, लेकिन हम लोग इस वजह से इसमें पढ़ा रहे हैं आपको, इस वजह से सिलेबस में आपको दिया गया है। इन केस कोई ऐसा पेशेंट हो जो बिल्कुल डेथ की स्टेज में आने वाला हो, उसकी डेथ होने वाली हो, तो हम लोग कैसे उसके कार्डियक को स्टिमुलेट कर सकते हैं, कैसे उस रेस्पिरेटरी सिस्टम को उसके स्टिमुलेट कर सकते हैं, तो इसके इंजेक्शन हम जो है उस फेज में जो है यूज कर सकते हैं उस पेशेंट को बचाने के लिए। तो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट था जिसमें हमने ड्रग्स पढ़नी थी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब इसी में यूनिट फर्स्ट में ही हमारा चैप्टर सेकंड है जिसमें हमें ड्रग्स पढ़नी है जीआईटी के बारे में। जीआईटी के ऊपर कौन कौन सी ड्रग्स जो होती हैं वो एक्ट करती हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हमारा स्टमक वाला पार्ट। अब स्टमक वाले पार्ट से रिलेटेड जितनी भी हमारी डिसीजेस हैं उस कैटेगरी के डिसीजेस में हमें कौन कौन सी ड्रग्स पढ़नी है, ये हमारे चैप्टर 2 में है। नंबर फर्स्ट इज एंटी अल्सर एजेंट, जो बहुत कॉमन है आज के टाइम में। एंटी अल्सर एजेंट हर एक घर में हर एक व्यक्ति को ये प्रॉब्लम होगी। अगर 10 लोगों का परिवार है तो 10 में से 2 लोग जो होंगे वो उनमें जरूर ये कंडीशन अकर होगी ही होगी, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है, हमारा खाना पीना ऐसा हो गया है कि जो है हमें नमक मिर्ची मसाले वाले खाने, स्ट्रीट फूड हो गया, इन सब के ऊपर बच्चे हो गए स्ट्रीट फूड ज्यादा खाते हैं। तो ये सब क्या होता है, नमक मिर्ची तेल भुना हुआ मसाला और ये सब तेल खाने से जो है अल्सर कॉज होता है। अल्सर कॉज कैसे होता है, अल्सर का मतलब है एसिड का सिक्रीशन जो है बढ़ जाना। अब एग्जाम्पल हमारा पेट है, पेट के अंदर जो है एसिड पाया जा रहा है। एसिड क्या करता है, कुछ एंजाइम को रिलीज करता है जिसकी वजह से जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो सके। और वही एसिड अगर हमारी म्यूकस लाइनिंग को टच कर जाए तो वहां पे क्या कर देगा, घाव बना देगा। अब मैं जैसे आपको बताता हूं, एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारी पेट में, स्टमक में, हमारे स्टमक की कैविटी में, जिसकी वजह से ये कंडीशन अकर नहीं हो पाती है। और यही कंडीशन अगर ये चीज ब्रेक डाउन हो जाए, म्यूकस की मेम्ब्रेन जो है, म्यूकस की मेम्ब्रेन तक एसिड पहुंचने लग जाए तो वहां पे क्या होगा, घाव बनने लग जाएंगे जिसे हम अल्सर कह रहे हैं। क्रिएट कैसे होता है अल्सर, अल्सर जो होता है वो एक एसिड से फॉर्म हो रहा है। एसिड जो है वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारी बॉडी में जो क्लोरीन होता है वो हमें डाइटरी सोर्स से मिलता है। हम खाने में नमक खाते हैं, नमक में NaCl हो गया, तो Cl क्या मिलेगा, हमारे खाने से हमें हमारे स्टमक तक पहुंचेगा। और स्टमक में हमारे जो है एक प्रोटॉन पंप होता है जो क्या करता है, H आयंस को स्टमक की वॉल के अंदर ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से H आयन अंदर आते हैं स्टमक के, और क्लोरीन जो है वो हमें डाइटरी सोर्स से मिलता है। और डाइटरी सोर्स से मिलने के बाद HCl का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और इसी के साथ साथ ब्लड से जो है वो ब्लड से हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, जो कि जो है बाइकार्बोनेट आयन बनाता है। और ये बाइकार्बोनेट आयन HCl के सिक्रीशन को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, बैलेंस करके रखते हैं, न्यूट्रलाइज करके रखते हैं, इसके सिक्रीशन को इनहांस नहीं होने देते हैं। अब जब कंडीशन अल्सर की तब क्रिएट होती है जब इन बाइकार्बोनेट आयंस का बहुत जल्दी जल्दी मेटाबॉलिज्म होने लगे, या किसी वजह से कोई ऐसी इंजरी हो जाए जिसकी वजह से आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो आपकी जो है इंजरी की वजह से हार्म पहुंचे, तो एसिड क्या होगा, वहां तक उस लाइनिंग को टच करेगा, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होगी अल्सर की। तो ऐसे एजेंट्स, हमें एंटी अल्सर एजेंट्स पढ़ने हैं, तो ऐसे एजेंट्स जो इस कंडीशन को क्योर करें, ट्रीट करें, उन एजेंट्स को हम लोग कहते हैं एंटी अल्सर एजेंट। तो डिटेल में आपको फिजियोलॉजी भी आपके सिलेबस में जो है वो दी गई है, केडी त्रिपाठी में आप लोग पढ़ सकते हैं कि कैसे अल्सर कॉज होता है। नेक्स्ट इज ड्रग यूज फॉर द कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। कॉन्स्टिपेशन मींस कब्ज। अब ये भी हमारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पेट से रिलेटेड समस्या है कब्ज। कब्ज कैसे हो जाती है लोगों को, कब्ज जब हमारी बॉडी में हमारे इंटेस्टाइन के ल्यूमन वाले पार्ट में, इंटेस्टाइन की सेल्स में, एक आपको मालूम है इंटेस्टाइन एक कैविटी है, एक बड़ी सी एक होल टाइप का कैविटी, एक पाइप, उसे आप समझ सकते हो। उस पाइप में क्या होता है, हमारा स्टूल जो है वो पास आउट होता है। पास आउट होने के साथ साथ वहां पर वाटर भी जो है उसके साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा स्टूल जो है वो सॉफ्ट हो जाता है और इजिली पास आउट हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें वाटर का क्या होने लग जाता है, एब्जॉर्प्शन होने लग जाता है।
और वो वाटर इंटेस्टाइन की हमारी कैविटी में जो है हमारे वेस्ट प्रोडक्ट के साथ मिक्स नहीं हो पाता, जिसकी वजह से स्टूल जो होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है और उसे एक्सक्रीट आउट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा ताकत लगती है और इसी चीज को हम लोग कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, जिसे कहते हैं कब्ज। तो ऐसे एजेंट्स जो हमारे स्टूल को क्या कर दें, सॉफ्ट कर दें, उसे हम बोलते हैं लेक्सेटिव्स, बल्क लेक्सेटिव्स, जो कि कॉन्स्टिपेशन में दिए जाते हैं। तो डॉक्टर आपको जनरली बताता है कि हाई फाइबर वाली डाइट लीजिए, जिससे कि आपका स्टूल का वॉल्यूम क्या हो सके, इंक्रीज हो सके, और उसको इंक्रीज होने जैसे ही आपका स्टूल का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा, इजिली पास आउट हो सकेगा। नेक्स्ट कैटेगरी इज डायरिया। डायरिया जस्ट अपोजिट कंडीशन है, कॉन्स्टिपेशन में स्टूल पास आउट नहीं हो रहा था। डायरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें 24 घंटे के अंदर 3 से ज्यादा बार जो है हमारा लिक्विफाइड स्टूल जो है वो पास आउट हो, इस कंडीशन को बोलते हैं हम डायरिया। अब 3 से ज्यादा स्टूल पास आउट होगा, उस कंडीशन को हम डायरिया बोल रहे हैं। तो इस कंडीशन में बेसिकली हो क्या रहा है, इस कंडीशन में अब वाटर जो हमारा एब्जॉर्ब हो जा रहा था इंटेस्टाइन की वॉल में, अब वो क्या होगा, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है और वो क्या होगा, हमारे स्टूल के साथ जो है मिक्सअप हो जाएगा और मिक्सअप होने के साथ हमारा स्टूल जो है वो बहुत ज्यादा लिक्विफाई हो जाएगा, लिक्विड ही हो जाएगा और वो पास आउट होगा। और हमारे गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल की मोटिलिटी भी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। तो आप कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पानी पिएंगे, तो मोटिलिटी इनहांस हो जाने की वजह से क्या होगा, बार बार आपको जो है वॉशरूम जाना पड़ेगा और स्टूल जो है पास आउट होगा, जिसकी वजह से कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी होंगे, वो भी क्या होंगे, वाटर के साथ बाहर हो जाएंगे, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। और ये कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर हो सकती है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि आपको मालूम है कि मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, और वही अगर बॉडी से हमारे रिमूव आउट हो जाएंगे तो क्या होगा, डेथ भी कॉज हो सकती है। तो इसमें बेसिकली हम लोग एंटी डायरियल एजेंट में ओआरएस देते हैं। सबसे पहला तो हमारा मेजर यही है कि हमें जो है रिहाइड्रेट करना है वापस से, जो भी इलेक्ट्रोलाइट बॉडी से बाहर जा रहे हैं उन्हें हमें सबसे पहले ओआरएस देके क्या करना है, उन्हें रिहाइड्रेट करना है। नेक्स्ट इज एपेटाइट स्टिमुलेंट्स एंड सप्रेसेंट। एपेटाइट स्टिमुलेंट्स एंड सप्रेसेंट्स, ये कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिन लोगों को भूख नहीं लगती है। स्टिमुलेंट का मतलब, एपेटाइट का मतलब भूख, और स्टिमुलेंट्स का मतलब हो गया जिन पीपल्स को जो है, जिन पेशेंट को भूख नहीं लग रही है। तो ऐसे पेशेंट जो बच्चे हो सकते हैं या फिर बूढ़े हो सकते हैं, या फिर जो ऐसे पेशेंट जो साइटोटॉक्सिक ड्रग को ले रहे हैं, वो उन सभी पेशेंट्स में हम लोग एपेटाइट स्टिमुलेंट्स जो है वो देते हैं, जिनको भूख नहीं लग रही है। तो ये एजेंट्स क्या करते हैं, ये एजेंट्स बॉडी में जाकर हमारी भूख की क्षमता को क्या कर देते हैं, इनहांस कर देते हैं, भूख को बढ़ा देते हैं। एंड सप्रेसेंट, सप्रेसेंट का मतलब है कम कर देना, जो भूख लग रही थी। बहुत सारे आप लोगों ने ऐसे सुना होगा बचपन में कि बच्चे बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, ठीक है, पेट में कीड़े पड़ जाना, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा भूख लग रही है, खाना बहुत खा रहे हैं। तो ऐसे एजेंट्स जो भूख को क्या करें, सप्रेस करें, उन्हें हम कहेंगे एपेटाइट सप्रेसेंट। और स्टिमुलेट करने का मतलब जो भूख को क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। नेक्स्ट इज डाइजेस्टेंट्स एंड कार्मिनेटिव्स। डाइजेस्टेंट्स एक ऐसे ड्रग्स होते हैं, ऐसे हमारे एजेंट्स होते हैं जो बेसिकली खाने को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कराने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है। अभी मैंने आपको बताया कि हमारा एचसीएल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, एचसीएल के साथ साथ एक एंजाइम होता है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो बहुत ही एक मेजर एंजाइम है हमारे स्टमक के अंदर, जो एज अ डाइजेशन जो होता है वो यूज होता है और हमारा जो भी खाना होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कार्मिनेटिव्स, कार्मिनेटिव्स एक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जो फ्लैटुसेशन होता है, गैस बनती है, उस गैस को ये एजेंट्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे एजेंट्स जो हमारी गैस को बनने से रोके पेट के अंदर, उसे हम कार्मिनेटिव्स कहते हैं। नेक्स्ट है एमिटिक्स एंड एंटी एमिटिक्स। एमिटिक्स का मतलब है उल्टी आने वाले एजेंट, मतलब ऐसे एजेंट्स जो उल्टी को इंड्यूस कराएं, वॉमिटिंग को इंड्यूस कराएं, उस एजेंट्स को हम लोग कहते हैं एमिटिक्स। अब ऐसे एजेंट्स की क्यों जरूरत पड़ती है, ऐसे एजेंट्स की जरूरत तब पड़ती है हमें जब कोई पीपल या कोई पेशेंट जो होता है वो हमारा पॉइजन जो है वो खा ले, कोई टॉक्सिक मटेरियल, कोई ऐसा पॉइजन जो है अगर उसने खा लिया है, तो तब हम ऐसे एजेंट्स को क्या करेंगे, देंगे। तो बेसिकली इसमें एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन ड्रग है इपिकुआना,
जो यूज होती है एमेसिस के लिए, जो वॉमिटिंग को इंड्यूस कराती है। ट्रिगर हमारी ब्रेन से होता है, ब्रेन में हमारे एक एमेटिक सेंटर जो है मेडुला ऑब्लंगेटा में पाया जाता है, जो ट्रिगर होता है जिसकी वजह से वॉमिटिंग इंड्यूस होती है। एंटी एमेटिक्स ऐसे एजेंट्स जो वॉमिटिंग को कंट्रोल करें। अब वॉमिटिंग अगर किसी वजह से हो रही है, गैस्ट्रिक इरिटेशन हो गया, कोई साइटोटॉक्सिक ड्रग ले ली, या फिर आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि जो है डर लगने से किसी को उल्टी आ जाती है, किसी को गंदी स्मेल सूंघने से वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, किसी को मोशन सिकनेस होती है, वो ट्रेवलिंग करता है तो उसे उल्टी आने लग जाती है। तो ऐसे एजेंट्स जो वॉमिटिंग को कंट्रोल करें, उन एजेंट्स को हम लोग एंटी एमेटिक्स कहते हैं। तो ये हमारा यूनिट फर्स्ट का 2 चैप्टर था, जिसमें हम लोग ने ये हम लोग पढ़ेंगे पूरे सिलेबस में कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर कौन सी ड्रग्स एक्ट हो रही हैं और जीआईटी ट्रैक के ऊपर कौन सी ड्रग्स एक्ट हो रही हैं। अब नेक्स्ट यूनिट के ऊपर चलते हैं। दिस इज यूनिट 2। यहां से बेसिकली हमारी कीमोथेरेपी स्टार्ट हो रही है। कीमोथेरेपी का मतलब है बेसिकली पूरी फार्माकोलॉजी में ही केमिकल से थेरेपी हो रही है, लेकिन पर्टिकुलरली ये वर्ड कीमोथेरेपी जो है ये वहां यूज होता है जहां पर कोई डिसीज या कोई डिसऑर्डर कोई पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा हो। मतलब कहने का मतलब है कोई एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई डिसीज अकर कर रहा हो, कोई डिसऑर्डर अकर कर रहा हो, तो ऐसे एजेंट्स के लिए हम कीमोथेरेपी का यूज करते हैं। तो कीमोथेरेपी हमें अब पूरे हमारी बाकी की बची हुई यूनिट्स में जो है वो कवर करनी है। तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी जो है कैसे ली जाती है, बेसिकली ये ऐसे एजेंट्स होते हैं, साइटोटॉक्सिक एजेंट्स होते हैं जो बॉडी में टॉक्सिसिटी को भी क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो इस वजह से हमें प्रिंसिपल्स पूरे जो है वो जानने पड़ेंगे, क्योंकि केमिकल है, हम मतलब हायर केमिकल्स ले रहे हैं जिसकी वजह से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमें उसे मारना है। हमारी बॉडी के अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया है जिसे कि हमें क्या करना है, किल करना है। तो हम कोई एक ऐसा केमिकल लेंगे जो किसी को किल कर सके, तो उसके हमें प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे ताकि वो अदर सेल्स को जो है वो नुकसान ना पहुंचाए, अदर टिश्यूज को जो है वो नुकसान ना पहुंचा पाए। जिसमें पहली कैटेगरी आती है सल्फोनामाइड और कोट्राइमोक्साजोल। ये आपके बेसिकली एंटीसेप्टिक्स होते हैं। कोट्राइमोक्साजोल जब हमारा कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो तब हम इस कैटेगरी के ड्रग को जो है लेते हैं। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स भी हैं जो कीमोथेरेपी में हमें डिस्कस करनी है, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, सिफेलोस्पोरिन हो गया, क्लोरमफेनिकॉल हो गया, मैक्रोलाइड्स हो गए, क्यूनोलिन्स हो गए, फ्लोरोक्यूनोलिन्स हो गए, टेट्रासाइक्लिन हो गए एंड अमीनोग्लाइकोसाइड हो गए। तो एंटीबायोटिक्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो बैक्टीरियल इंफेक्शन को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो दीज ऑल आर अवर एंटीबायोटिक्स: पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, क्लोरमफेनिकॉल, मैक्रोलाइड्स, क्विनोलोन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स, टेट्रासाइक्लिन एंड अमीनोग्लाइकोसाइड्स। बैक्टीरिया भी 2 कैटेगरी के होते हैं: ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। जिसमें कि आपने माइक्रोबायोलॉजी में आपके 3rd सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो यहां पर आप डिटेल में कवर करेंगे कि कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो ग्राम पॉजिटिव के लिए यूज हो रही है, कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के लिए जो है दी जा रही है। नेक्स्ट कीमोथेरेपी में ये कुछ पर्टिकुलर डिसीजेस हैं जिसके ऊपर हम लोग एजेंट्स लेते हैं। फर्स्ट इज एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो टीबी को क्योर करते हैं। टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, तो ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज है, आपको मालूम होगा बच्चों। जैसे माइकोबैक्टीरियम जो है इसका मेन सोर्स है एंटी ट्यूबरकुलर का। एंटी लेप्रोटिक, लेप्रोसी जिसे आप कहते हो, माइकोबैक्टीरियम इसका भी मेन सोर्स है, बैक्टीरिया है। एंटी फंगल एजेंट्स, जब फंगल इंफेक्शन कॉज होता है बॉडी में, हमारे फंगल इंफेक्शन जब कॉज होता है, रैशेस हो जाना, इचिंग होना, खुजली होना, डैंड्रफ, ये सारी के सारे एजेंट्स, ये सारे के सारे फंगल इंफेक्शन है। और ऐसे एजेंट्स जो इन चीजों को क्योर करें उन्हें हम एंटी फंगल एजेंट्स कहते हैं। एंटी वायरल ड्रग्स, वायरल ड्रग्स का मतलब है वायरस। अब हमारी बॉडी में जब वायरल इंफेक्शन हो जाए, वायरल इंफेक्शन का मतलब है कोई वायरस अटैक कर दे। अभी हम लोग बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे थे, अब हम वायरस के बारे में बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे वायरल इंफेक्शन होते हैं, आपको मालूम होगा, हेपेटाइटिस हो गया, एचआईवी हो गया, और आपका जो नॉर्मली डायरिया को कॉज करता है नोवा वायरस हो गया, रोटा वायरस हो गया,
ऐसे एजेंट्स जो वायरल एजेंट जो पर्टिकुलर कुछ डिसीजेस को अकर कर रहे हो, उनमें हम एंटीवायरल ड्रग्स जो है वो देंगे हम, जो वायरस को क्या करें, किल करें, उनकी ग्रोथ को कम करें या उनको किल करें। तो ऐसे कैटेगरी में हम लोग एंटीवायरल ड्रग्स देंगे। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है एंट हेलमेंटिक्स। एंट हेलमेंटिक्स ऐसी कैटेगरी है जिसमें हमारा इंफेक्शन कॉज होता है, और इन्फेक्शन कॉज होने के बाद जो है हम एंट हेलमेंटिक्स देते हैं। जैसे आपने सुना होगा बच्चों के पेट में जो है कीड़े पड़ जाना, ठीक है, कीड़े पड़ जाना, तो वो हेलमेंटिक्स के द्वारा हो रहा है। तो ऐसे एजेंट्स जो इस कंडीशन को अकर करें, एंट हेलमेंटिक्स उन्हें बोलेंगे। नेक्स्ट इज एंटी मलेरियल ड्रग्स। एंटी मलेरियल ड्रग्स एक प्लाज्मोडियम से होती है। एक प्लाज्मोडियम एक स्पीशीज है जिससे कि ये अकर होता है, और इसका वेक्टर होता है मच्छर, एनोफिलिस मॉस्किटो। इसके द्वारा जो है ये बीमारी होती है, मलेरिया की बीमारी होती है। और ये मच्छर जो है एनोफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, वो इस प्लाज्मोडियम को कैरी करता है अपने अंदर, और वो ह्यूमन को जब बाइट करता है, बाइट करने के बाद जो है वो उस प्लाज्मोडियम को उसके ब्लड में इंसर्ट कर देता है, जिसकी वजह से मलेरिया कॉज होता है, और पेशेंट को हाई फीवर, चिल्स, जॉइंट्स पेन, ये सारी चीजें जो है अकर होती हैं। ऐसे एजेंट जो मलेरिया को ट्रीट करें उन्हें हम एंटी मलेरियल एजेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज एंटी अमीबिक एजेंट। एंटी अमीबिक एजेंट्स आर दोज एजेंट जो अमीबा से कॉज होते हैं। बेसिकली जो मेन अमीबा है, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, ये एक बहुत खतरनाक अमीबा है जो इंफेक्शन को, पैरासाइट इंफेक्शन को कॉज करता है। तो ऐसे एजेंट, इसकी वजह से भी, अमीबा की वजह से भी डायरिया, डिसेंट्री वगैरह कॉज हो सकती हैं, और बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन अगर हो सकती है और पेशेंट की डेथ हो सकती है अगर क्योर ना किया जाए तो ऐसे एजेंट्स जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका को किल करें वो एंट अमेबिक एजेंट्स में आ जाएंगे, और ये पूरा आप इस यूनिट थर्ड में जो है आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूनिट फोर्थ। फिर से हमें कीमोथेरेपी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इन्फेक्शन जो है अभी भी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हमें देखने हैं पूरे के पूरे आपके फार्माकोलॉजी सिलेबस में। फर्स्ट वन इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में, यानी कि जो हमारा जहां से पेशाब हमारा जो है रिलीज होता है, पूरी जो नली होती है, जो पूरी ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए किसी बैक्टीरिया की वजह से या किसी वायरस की वजह से, तो उस कंडीशन में जो दिक्कतें होंगी, उस दिक्कतों को ठीक करने के लिए जो है कौन कौन से एजेंट्स लिए जाएंगे, वो सभी आएंगे आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। नेक्स्ट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस का मतलब है ऐसी डिसीजेस जो पर्सन जब सेक्स करता है तो उस सेक्स के साथ जो है वो डिसीज जो है एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर के अंदर पहुंच जाती है। तो ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीजेस कॉज होती हैं। गोनोरिया वगैरह हो गया, सिफिलिस वगैरह हो गया, आपने नाम सुना होगा। तो गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, तो ऐसे एजेंट्स जो इन सारी बीमारियों को ठीक करें, गोनोरिया को, सिफिलिस को, वहां के बैक्टीरिया को किल करें, ग्रोथ कम करें, तो वो सारे हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस में। नेक्स्ट, कीमोथेरेपी ऑफ मेलिग्नेंसी। मेलिग्नेंसी का मतलब है, अब यहां पर हमें जो है मेलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में जो है हमें पढ़ना है, कि जो हमारा ऐसा ट्यूमर, हमारा ऐसा एबनॉर्मल सेल्स जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जो है शिफ्ट हो जाए, मेलिग्नेंसी अगर कर दें, तो उसकी भी कीमोथेरेपी जो है हमें यहां पर डिटेल में पढ़नी है इस यूनिट फोर्थ में, चैप्टर फर्स्ट में। चैप्टर नंबर सेकंड की बात करें तो यहां पर हमारा इम्यूनोफार्माकोलॉजी आ जाता है। हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हमें ड्रग्स पढ़नी है, कि हमारी बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम को ऐसे एजेंट जो स्टिमुलेट कर दें, दीज आर इम्यूनो स्टिमुलेंट्स। ऐसे एजेंट जो सप्रेस कर दें हमारे इम्यून सिस्टम को, दीज आर इम्यूनो सप्रेसेंट। कुछ प्रोटीन की ड्रग्स हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर जो होता है वो आपने पढ़ा होगा बच्चों, कि प्रोटीन की वजह से होता है। प्रोटीन एक एसेंशियल बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमें कुछ ऐसी प्रोटीन ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, हमें एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ना है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में, और टारगेट ड्रग्स पढ़ने हैं एंटीजन के, जो मतलब हमारा फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, कौन सी ड्रग है जो डायरेक्टली जो है उसे टारगेट करेंगी और किल करेंगी।
लास्ट यूनिट फिफ्थ इज प्रिंसिपल्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। तो टॉक्सिकोलॉजी का मतलब ये है कि आप जो ड्रग खाते हैं, आप जो ड्रग लेते हैं, लेने के बाद, अब जैसे कि आपने बुखार, आपको आज सुबह आया, आपने 9 बजे पैरासीटामोल खा ली और आपका बुखार नहीं उतर रहा, आपने 11 बजे फिर से पैरासीटामोल ले ली, आपको लगा कि अभी भी बुखार कम नहीं हुआ, 101 डिग्री था, अब जो है वो 100 पे ही आया है, तो आपने 1 बजे फिर से पैरासीटामोल ले ली। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन तो उतना ही बना हुआ है जितना था। अब जैसे आप ऐसे समझिए कि कई सारी गाड़ियां हैं, कई सारी कार्स हैं, और वो कार्स जो है, एक बीच में ऑब्स्ट्रक्शन लगा हुआ है और पीछे 100 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन से एक बारी में एक ही कार तो निकलेगी ना, सारी तो निकल नहीं जाएंगी। पीछे आप संख्या चाहे बढ़ाते रहो, 100 कर दो, उसको 200 कर दो, लेकिन उस ऑब्स्ट्रक्शन से एक बारी में एक ही गाड़ी निकलेगी। तो ऐसा ही है, जो हम लोग ड्रग ले रहे हैं, पैरासीटामोल ले रहे हैं, उसका रेट ऑफ एलिमिनेशन तो नहीं कम हुआ ना, जितनी क्वांटिटी में ड्रग जा रही थी, जितना बॉडी एलिमिनेट कर रही थी, उतना कर रही थी, लेकिन आपने क्या किया, कंसंट्रेशन को ड्रग की इंक्रीज कर दिया, बढ़ाते रहे, टाइम टू टाइम क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। आपको लगा फीवर नहीं कम हो रहा, आपने बढ़ा दी, कंसेंट्रेशन इनहांस कर दी, लेकिन रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या हुआ, वो इंक्रीज नहीं हो पाया। तो इसकी वजह से क्या होगा, प्लाज्मा कंसेंट्रेशन में उस ड्रग का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी जो है बॉडी में क्या होगी, अकर होगी। तो इस पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, डेफिनेशन एंड बेसिक नॉलेज ऑफ एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी। डेफिनेशन पढ़नी है, हमें नॉलेज लेनी है, टॉक्सिसिटी होती क्या है, एक्यूट टॉक्सिसिटी क्या होती है, सब एक्यूट टॉक्सिसिटी क्या होती है। नंबर सेकंड में पॉइंट में हमें पढ़ना है जेनेटिक टॉक्सिसिटी के बारे में, कार्सिनोजेनेसिटी के बारे में, जो कार्सिनोजेंस होते हैं, आपने सुना होगा कि जो है गंदी क्वालिटी का प्लास्टिक मटेरियल जो है वो हमने नहीं यूज करना चाहिए, वो भी एक कार्सिनोजन का फॉर्म है। बहुत सारे ऐसे एजेंट्स और होते हैं, गर्म खाना जैसे ही उस प्लास्टिक में डाल दो तो कार्सिनोजन रिलीज होता है और वो कार्सिनोजन हमारी बॉडी में जा सकता है। और एग्जाम्पल हो गया निकोटीन, जो लोग स्मोक करते हैं वो भी एक बहुत बड़ा कार्सिनोजन है। ऐसे ही टेराटोजेनेसिटी एंड म्यूटाजेनेसिटी के बारे में भी हमने डिस्कस करना है। नंबर थर्ड पॉइंट इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। पॉइजनिंग हो जाए किसी को तो कैसे आप उसे ट्रीट कर सकते हो, उसके जनरल मेथड हमें देखने। किसी को सांप ने काट लिया, किसी ने कुछ खा लिया, ऐसा चूहे मारने की दवा खा ली या कुछ ऐसा पॉइजन खा लिया, तो ट्रीटमेंट आप उसका कैसे करोगे, ये हमें डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो पर्टिकुलर पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि बार्बिचुरेट्स हो गए। बार्बिचुरेट सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स कैटेगरी का ड्रग है। मॉर्फिन हो गया, एंड ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड हो गए जो कि पॉइजनिंग को क्रिएट करते हैं। तो इसके एंटीडोट लेकर कैसे जो है आप इसके पॉइजनिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमें इस चैप्टर नंबर फर्स्ट में यूनिट फिफ्थ के डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हमें क्रोनोफार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। क्रोनोफार्माकोलॉजी का मतलब है हम अपनी बॉडी को अपने अकॉर्डिंग ढाल लें। कहने का मतलब है, बहुत सारे लोग हैं जो रात में क्या करते हैं, काम करते हैं, नाइट ड्यूटी होती है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी दिन में वर्क कर रहे हैं तो रात में ऑटोमेटिक क्या होगा, हमें नींद आने लग जाएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, रात में अपना वर्क करते हैं, रात में नाइट ड्यूटी देते हैं, तो उन्हें क्या होता है, नाइट में नींद नहीं आती है। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज को अडॉप्ट कर लिया, उनकी बॉडी ने इस चीज को क्या किया, अडॉप्ट कर लिया। क्रोनोफार्माकोलॉजी का मतलब है कि हमारी बॉडी जो है, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक और रिदम और साइकिल को क्या करे, फॉलो करे। जैसे कि अगर हम नाइट में काम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी जो है उसी के अकॉर्डिंग, एक दिन आपको नींद आएगी, 2 दिन आपको नींद आएगी, 3 दिन आपको नींद आएगी, लेकिन चौथे दिन से जो है आप ऑटोमेटिक जागने लग जाएंगे। तो हमने क्या कर लिया, एक रिदम बना ली, एक साइकिल बना ली। यही डिटेल स्टडी आपको करनी है। जैसे कि आप अलार्म लगा के देखिए, आप हर दिन जो है अलार्म लगाइए, मुझे सुबह 6:30 बजे उठना है, तो मैंने अलार्म लगाया 6:30 बजे का। तो पहले दिन अलार्म बजेगा, दूसरे दिन अलार्म बजेगा, तीसरे दिन अलार्म बजेगा, लेकिन चौथे दिन आपकी आंख अपने आप खुल जाएगी, और हो सकता है 6:30 बजे से पहले ही खुल जाए, क्योंकि हमने अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या कर ली, चेंज कर ली, एडॉप्ट कर लिया इस चीज को कि हमें मॉर्निंग में 6:30 पे उठना ही उठना है। तो चौथे दिन से अपने आप क्या होगा, आप उठ जाएंगे, आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही हमें इस चैप्टर फिफ्थ, यूनिट फिफ्थ में, चैप्टर नंबर 2 में हमें देखना है कि क्रोनोफार्माकोलॉजी क्या है, मतलब हमारे बॉडी में रिदम्स और साइकिल का क्या रोल है हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए।
तो दिस इज अवर होल सिलेबस ऑफ फार्माकोलॉजी जो हमें बी फॉर्म थर्ड ईयर में 6 सेमेस्टर में कवर करना है। थैंक यू।